Hello friends, I am Annu and welcome again we create Jira folder. So friend, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अपना वैल्यूएशन रेशो। इससे पहले भी हम अपने 4 क्लास रेशो से रिलेटेड अपलोड कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने काफी इंटरेस्टिंग एंड काफी कॉन्सेप्चुअल वे में अपने रेशो को डिस्कस किया था। सो टुडे वी डिस्कस अबाउट वैल्यूएशन रेशियो। तो अब जो वैल्यूएशन रेशियो है वो आपकी कैसे हेल्प करती है। जो वैल्यूएशन रेशियो है वो कंपनी के जो शेयर है वो एक्चुअल जो उनकी अप्रोप्रिएट वैल्यू है उस पर ट्रेड हो रहे हैं फिर नहीं हो रहे, उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देती है। कहीं कंपनी के जो शेयर है वो अंडर वैल्यू तो नहीं, या फिर जो कंपनी के शेयर है वो ओवर वैल्यू तो नहीं। जो इन्वेस्टर को रिटर्न मिल रहा है क्या वो रिटर्न है जो वो अप्रोप्रिएट है या फिर नहीं है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है आपको वैल्यूएशन रेशियो। तो इस रेशियो के अंदर हम अलग अलग टाइप के रेशियो डिस्कस करेंगे, जिससे आपको हेल्प मिलेगी कंपनी के जो शेयर प्राइस ट्रेड हो रहा है मार्केट के अंदर, या फिर जो रिटर्न मिल रहा है इन्वेस्टर को, ये पता लगाने में कि ये अप्रोप्रिएट है या फिर नहीं है। सो समटाइम कॉल्ड मार्केट वैल्यू रेशियो, इसको कभी कभी हम मार्केट वैल्यू रेशियो भी कह देते हैं। आर मेजरमेंट ऑफ हाउ अप्रोप्रिएटली शेयर इन अ कंपनी आर वैल्यूड, जो शेयर है कंपनी के वो कितने अप्रोप्रिएट वैल्यूड हैं, एंड टाइप ऑफ रिटर्न एंड इन्वेस्टर में गेट, और जो इन्वेस्टर रिटर्न लेते हैं क्या वो अप्रोप्रिएट है या फिर नहीं है, ये आपको बताता है आपकी वैल्यूएशन रेशियो। By calculating the market value, a potential investor can see if the share are overvalue or undervalue or at fair price. जो कंपनी का शेयर है वो मार्केट में ओवरवैल्यू ट्रेड हो रहा है या फिर अंडरवैल्यू ट्रेड हो रहा है, या फिर वो फेयर प्राइस पे क्या हो रहा है मार्केट के अंदर ट्रेड हो रहा है। तो जो आपकी ये रेशियो है वैल्यूएशन रेशियो, ये काफी हेल्प करती है कि शेयर आपको जो है ट्रेड हो रहा है वो किस तरह से ट्रेड हो रहा है मार्केट के अंदर, ओवरवैल्यू, अंडरवैल्यू या फिर एट फेयर मार्केट वैल्यू पे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले हमारी कौन सी वैल्यूएशन रेशियो है, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर क्या शो करता है, नाम में ही आपका अर्निंग पर शेयर, कि पर शेयर जो जो इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो पर शेयर उनको कितना ही अर्निंग कंपनी से मिल रही है या फिर कंपनी कितना अर्न कर रही है पर शेयर। ठीक है, तो यहाँ से एक कंफ्यूजन मत क्रिएट कर लेना कि जो अर्निंग की है कंपनी ने पर शेयर की उसको ही डिविडेंड के रूप में पूरे ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। कंपनी नॉर्मली अब कभी भी ऐसा नहीं करती। कंपनी क्या करती है, जितना भी अर्न किया है पर शेयर कंपनी उसको एज ए रिटेन्ड अर्निंग अपने पास रख लेती है आगे कंपनी को ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो अब बात आती है कि कंपनी जो अर्निंग पर शेयर है वो कैसे निकलती है। तो सबसे पहले हमें प्रॉफिट चाहिए कौन से वाला, जो सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर वालों के लिए हो, कॉमन इक्विटी शेयर होल्डर वालों की बात करें यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर इंक्लूड नहीं होंगे। तो कौन सा प्रॉफिट होता है वो, जो भी कंपनी ने रिवेन्यू अर्न किया है, अब उस रिवेन्यू में से हम क्या माइनस कर देंगे, हमारा जितना भी क्या होगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होगी। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करने के बाद क्या आएगा कंपनी का ग्रोस प्रॉफिट। उसके बाद कंपनी के जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑफिस एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, उनको क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। उसके बाद जो भी निकल के आएगा क्या निकल के आएगा, हमारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स, हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आएगा। ठीक है, अब इस अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स में से अगर मैं इंटरेस्ट कंपनी ने जितना भी पैसा डिबेंचर होल्डर से ले रखा है उनका इंटरेस्ट पे करेगी, वो इंटरेस्ट माइनस करने के बाद क्या जाएगा, मेरा अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाएगा। माइनस करते हैं कंपनी ने जो भी टैक्स पे किया होगा उस अर्निंग के ऊपर। ठीक है, तो जो भी टैक्स पे किया है, टैक्स पे करने के बाद कौन सा प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या फिर कंपनी का नेट प्रॉफिट। अब जो कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है कंपनी उसमें से क्या पे करती है, कंपनी पे करती है उसमें से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को, अगर कंपनी ने कोई भी प्रीफर्ड शेयर क्या कर रखे हैं, इश्यू कर रखे हैं। ठीक है ना, उसके बाद ही तो किसको मिलता है, सबसे लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर वालों को मिलता है। ठीक है, मान लो कंपनी ने कोई भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर इश्यू नहीं कर रखे, हम ये मान लेते हैं इसको इजी करने के लिए, तो ये जितना भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचा किसके लिए होगा, इक्विटी शेयर होल्डर वालों के लिए, जो कॉमन इक्विटी शेयर है, जिनके जो शेयर है मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं, उनके लिए क्या बचेगा, ये सारा प्रॉफिट बचेगा। ठीक है, अब जो मेरे पास प्रॉफिट आया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या होगा, ये मैं डिवाइड कर दूं किसके साथ, अगर मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर, इसका मतलब क्या हुआ कि जितने शेयर कंपनी ने इश्यू कर रखे हैं इक्विटी शेयर, अगर मैं उनसे इनको डिवाइड कर देती हूँ तो पर शेयर की अर्निंग आ जाएगी ना। जो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो था लेट्स से 10 लाख का। ठीक है, और जो कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर थे, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर है, जो शेयर ट्रेड हो रहे हैं मार्केट के अंदर, जो इश्यू कर चुकी है कंपनी, तो वो मान लो है कंपनी के 1 लाख। ठीक है, अब 1 लाख और 10 लाख का यहाँ कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, तो यहाँ पे हम इसको डिवाइड करूँ तो कितना आएगी अमाउंट, 10 रुपए। तो यहाँ पे क्या निकल के आया कि हर एक शेयर होल्डर के
कितना रुपया मिल रहा है, 10 रुपए मिल रहा है। एक शेयर के बदले कितने रुपए मिल रहे हैं, वहां से कितनी अर्निंग हो रही है कंपनी के पास, 10 रुपए। लाइक आपके पास है, अगर कंपनी के 15 शेयर हैं तो आपके पास कितने का प्रॉफिट हुआ, 150 रुपीज का, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, आपके लिए कंपनी के लिए क्या है, पर शेयर की अर्निंग है। लाइक 10 रुपये क्या कर रही है, पर शेयर पे अर्न कर रही है। पर ये कोई जरूरी नहीं कि 10 रुपये ही क्या कर देगी, एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, कंपनी को अपने पास रख लेगी एज ए रिटेन अर्निंग, आगे फ्यूचर में ग्रो करने के लिए अपने कंपनी को। ये चीज क्लियर हुई यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख रखा है उसने, देखो जो अर्निंग पर शेयर हो कैसे निकला, नेट डिविडेंड माइनस, अगर प्रीफर्ड डिविडेंड है वो माइनस कर देंगे, जो हमने वहां पे क्या किया था, हमने इग्नोर कर दिया था, हमने उसको कंसिडर नहीं किया था। तो यहाँ पे क्या है आपका नेट प्रॉफिट माइनस आपका प्रीफर्ड डिविडेंड, ठीक है ना। वहां पे हमने प्रीफर्ड डिविडेंड नहीं लिया था, एक्सक्लूड कर दिए थे। अगर कोई है प्रीफर्ड डिविडेंड, लाइक कोई प्रीफर्ड शेयर का डिविडेंड है तो उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अगर कोई नहीं है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को ही कंसिडर कर लेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कॉमन आपके इक्विटी शेयर, ठीक है ना। कॉमन इक्विटी शेयर क्यों, इसके अंदर सिर्फ इक्विटी वाले ही क्या है, इंक्लूड है। ये चीज क्लियर हुई, जितने भी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर क्या है, आउटस्टैंडिंग है, कंपनी इश्यू कर चुके हैं, उनसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिवाइड करते हैं। तो वो मैंने आपको एग्जांपल से बता दिया कि कैसे आपकी अर्निंग पर शेयर निकलेगी। तो वहां पे मेरी अर्निंग पर शेयर कितनी निकली थी, लाइक 10 रुपए, ठीक है। तो हर एक शेयर के बदले कितने रुपए अर्न किए कंपनी ने, 10 रुपए अर्न किए हैं। पर ये कोई जरूरी नहीं कि कंपनी 10 रुपए क्या कर देगी, आपको एज ए डिविडेंड पे कर देगी। कंपनी क्या करेगी, इसको आगे ग्रोथ पर्पज के लिए क्या कर देगी, इन्वेस्ट कर देगी। अगर कंपनी ग्रोथ पर्पज के लिए क्या करेगी, इन्वेस्ट करेगी, तो सिंपल सी बात है, फ्यूचर में जो कंपनी का जो प्राइस है, शेयर का प्राइस, वो क्या हो जाएगा, अप जाएगा। नॉर्मल सी बात है, अगर कंपनी अपना पैसा इन्वेस्ट करती है ग्रो करने के लिए और कंपनी ग्रो करती है तो शेयर का प्राइस ऑटोमेटिकली क्या होगा, अप जाएगा, और आपके लिए क्या होगा, वो प्रॉफिट होगा। अगर शेयर का प्राइस क्या हुआ, अप हुआ। मान लो आपने 100 रुपए का शेयर खरीदा एक, ठीक है, और कंपनी ने 10 रुपए अर्न किया पर शेयर के ऊपर, ठीक है। आपने एक शेयर खरीदा है 100 रुपए का, ठीक है, मार्केट वैल्यू है शेयर की, और वहां पे आप 10 रुपए क्या कर रहे हो, 100 के बदले हर साल में अर्न कर रहे हो। लाइक 100 रुपए आपने इन्वेस्ट किए हैं किसी कंपनी का एक शेयर खरीदने में, और वहां से आपको 10 रुपए का क्या मिल रहा है, अर्निंग मिल रही है, ठीक है। ये भी कोई बुरा नहीं है। अगर कंपनी उस 10 रुपए को क्या करती है, इन्वेस्ट करती है फ्यूचर के लिए, तो क्या करेगा, शेयर प्राइस, कंपनी क्या करेगी, ग्रोथ करेगी, और कंपनी ग्रोथ करेगी तो शेयर प्राइस क्या जाएगा, अप जाएगा। तो मान लो कंपनी ने ग्रोथ की और जो शेयर का प्राइस है वो एक साल के अंदर चला गया 100 से 150, तो बेनिफिट किसको हुआ, इन्वेस्टर को ही तो हुआ ना, जिसने वहां उस कंपनी का 100 रुपए में शेयर प्राइस खरीदा था, उसका प्राइस कितना हो गया, 150। तो यहाँ से उसको कितने का प्रॉफिट हुआ एक शेयर के ऊपर, 50 रुपए का। तो इन्वेस्टर यही चाहता है कि हमें डिविडेंड ज्यादा ना मिले, कंपनी क्या करे, उसको ग्रोथ के लिए लगा दे, और अगर ग्रोथ होगी कंपनी की तो शेयर प्राइस अपने आप क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये चीज क्लियर हुई यहाँ पे आप लोगों को। अब नेक्स्ट आपकी क्या है, डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पे आउट रेशियो का मतलब क्या, कि कंपनी ने जितना पर शेयर अर्न किया था, लाइक 10 रुपए पर शेयर क्या था कंपनी ने यहाँ पे अर्न किया था, अब उसमें से जो कंपनी या फर्म है वो कितना एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, वो क्या होगा आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो। लाइक 10 रुपए क्या था कंपनी ने अर्न किया था, ठीक है, कंपनी ने 10 रुपए अर्न किए थे। अब उस 10 रुपए में से कंपनी कितना एज ए डिविडेंड दे रही है, मान लो 2 रुपए क्या दे रही है, डिविडेंड के दे रही है, तो यहाँ से जो आपकी रेशियो निकलेगी, क्योंकि परसेंटेज में निकलेगी, ठीक है, तो आपकी जो रेशियो निकलेगी क्या निकलेगी, 20%, कि जितनी भी कंपनी ने अर्न किया था पर शेयर के ऊपर, उसमें से उसका 20% एज ए डिविडेंड कंपनी क्या कर रही है, पे कर रही है। तो आपका 10 रुपए का 20% क्या हो जाएगा, 2 रुपए हुआ ना, तो एज ए 20% कंपनी क्या कर रही है, एज ए डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को पे कर रही है। और उसमें से 8 रुपए क्या हुआ, फिर जो 20% तो पे कर दिया, बाकी कितना बचा आपका, जो लेफ्ट है, जो फिगर बची वो कितनी बची, 80%। तो ये 80% आपकी क्या कहलाएगी, आपकी रिटेन्ड अर्निंग। ये क्लियर हुआ, जो 80% लेफ्ट है क्या कहलाएगी, आपकी रिटेन्ड अर्निंग, और 20% आपकी क्या है, डिविडेंड पे आउट रेशियो, ठीक है। अगर मैं 80% प्लस 20% कर दूं तो क्या निकलेगा, मेरा पूरा 1 निकलेगा ना, लाइक मेरा पूरा 100% निकलेगा, मेरा 1 निकलेगा। तो जो भी आपकी डिविडेंड पे आउट रेशियो है, रिटेंशन रेशियो है, वो आपकी किसके इक्वल होती है, पूरे 1 की इक्वल होती है। ये चीज क्लियर हुई, क्योंकि जितना भी कंपनी ने अर्न किया है उसके इक्वल होती है आपकी क्या, रिटेन्ड अर्निंग प्लस आपकी डिविडेंड पे आउट रेशियो। अच्छे से क्लियर, वेरी गुड। अब आगे क्या है आपकी, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख रखा है, एक बार रीड कर लेते हैं। द डिविडेंड पे आउट रेशियो इज द प्रपोर्शन ऑफ अ कंपनी नेट इनकम दैट पे आउट एज अ डिविडेंड एज अ फॉर्म ऑफ कंपनसेशन फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, जो कंपनसेशन के रूप में इक्विटी शेयर होल्डर को पे कर देती है। द डिविडेंड पे आउट रेशियो डिपिक्ट हाउ मच ए कंपनी अर्निंग आर पेड आउट ऑफ शेयर होल्डर, कि कंपनी ने जितना अर्न किया उसमें से कंपनी कितना शेयर होल्डर को क्या कर रही है, पे कर रही है, ठीक है ना। बाकी का बचा हुआ क्या होगा, कंपनी के लिए रिटेन्ड अर्निंग होगा।
फॉर्मूला क्या आपका, डिविडेंड पर शेयर। तो फॉर्मूला तो अपने आप क्लियर हुआ ना, रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा इसके अंदर, कि डिविडेंड पे आउट रेशियो, कंपनी ने कितना अर्न किया है और उसमें से कंपनी ने कितना पे किया है, वो क्या होगी, कंपनी डिविडेंड पे आउट रेशियो। तब ऐसे तो पे आउट रेशियो निकलेगी ना, लाइक मेरे पास कितने लाइक मैं कंपनी कोई भी, ठीक है, तो मेरे पास कितना मैंने अर्न किया है और मैं कितना पे कर रही हूँ, तो इन दोनों का ही कंपैरिजन क्या होगा, वो डिविडेंड पे आउट रेशियो होगी। ठीक है, अब आपकी थर्ड क्या है, रिटेंशन रेशियो। तो रिटेंशन रेशियो क्या होगी, कंपनी ने जो अपने पास रख लिया तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, लाइक 20% कंपनी ने डिविडेंड पे किया है तो कितना बचा 80%, तो 80% यहाँ पे क्या निकल जाएगी मेरी रिटेंशन रेशियो। या फिर करके देख लो, वहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाला था, कितना था वो, कंपनी का 10 रुपए था, रिटेन अर्निंग कंपनी ने कितने रखे 2 रुपए ही डिविडेंड दिए, तो 8 रुपए कंपनी ने अपने पास रखा इंटू 100, तो यहाँ से कितना निकला मेरे पास 80% निकला ना। तो आप कैसे भी इसको निकाल सकते हो। तो इट शुड बी नोटेड दैट डिविडेंड पे आउट रेशियो प्लस रिटेंशन रेशियो किसके इक्वल होगा, आपका 1 के इक्वल होगा। तो ये तीन रेशियो क्लियर है। यहाँ से आपको सबसे पहले हमने की अर्निंग पर शेयर रेशियो। अर्निंग पर शेयर रेशियो क्या दिखाती है कि कंपनी ने जितने शेयर आउटस्टैंडिंग है उन शेयर, एक शेयर के कंपेयर में कंपनी कितना क्या कर रही है, अर्न कर रही है पर शेयर के कंपैरिजन में, ठीक है ना, वो क्या आपकी अर्निंग पर शेयर रेशियो, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, जो भी नेट डिविडेंड लाइक जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, अगर उस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से कोई भी प्रीफर्ड डिविडेंड है तो उसको माइनस कर देंगे, या फिर नहीं है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही लेंगे, डिवाइडेड बाय क्या, नंबर ऑफ कॉमन इक्विटी शेयर। बाद में आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या शो करती है कि कंपनी ने जितना अर्न किया है उसमें से कंपनी ने एज अ डिविडेंड कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय आपका क्या, अर्निंग पर शेयर। फिर आपको क्या था, रिटेंशन रेशियो। तो रिटेंशन रेशियो क्या, कंपनी ने कितना रिटेन रखा है, तो कंपनी ने जितना डिविडेंड दिया है अगर उसको मैं माइनस कर देती हूँ 1 में से, तो वो क्या कंपनी क्या बचेगा, कंपनी का रिटेंशन रेशियो बचेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो आपकी कैसे वैल्यूएशन करने में हेल्प करता है, पहले देखते हैं हम लोग। तो कंपनी, अगर मान लो कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो अच्छा है, तो कंपनी क्या कर रही है, कंपनी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है, तभी तो जो अर्निंग पर शेयर कंपनी का क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो सेम पीयर ग्रुप की कंपनी है लाइक एफएमसीजी सेक्टर है कोई भी, तो हम उसको एफएमसीजी सेक्टर के साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे और देखेंगे अर्निंग पर शेयर कितना है। तो अगर किसी कंपनी का अर्निंग पर शेयर ज्यादा है तो उसका मतलब क्या होगा वहां पे, सीधा सीधा कि कंपनी रिवेन्यू ज्यादा अर्न कर रही है, ठीक है ना। तो इसलिए कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर वो क्या है, ज्यादा है। ठीक है, लेकिन आप अर्निंग पर शेयर को देख के पूरा वैल्यूएशन नहीं कर सकते किसका, कंपनी का, किसका प्राइस ओवर वैल्यू है फिर अंडर वैल्यू है, उसके लिए आप सिर्फ अर्निंग पर शेयर पे रिलाई नहीं ले सकते। अर्निंग पर शेयर ये बताते हैं कि कंपनी कितना अर्न करे अपने पर शेयर के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि एक शेयर के बदले में कितना पैसा वो अर्न कर रही है। तो यहाँ से आपको ओवर वैल्यू और अंडर वैल्यू का आपको एक कोई भी क्लियर पिक्चर यहाँ पे नहीं मिलेगी। उसके लिए हमें क्या देखनी पड़ेगी, प्राइस अर्निंग रेशियो। ठीक है, जो आपकी प्राइस अर्निंग रेशियो है ये शो करती है क्या, कि कंपनी का जो शेयर है वो अंडर वैल्यू है या फिर वो ओवर वैल्यू है। ये कौन दिखाता है आपको, प्राइस अर्निंग रेशियो। ठीक है, इससे आपको पता लगता है कि कंपनी का शेयर ओवर वैल्यू में, मतलब ज्यादा वैल्यू में ट्रेड हो रहा है मार्केट के अंदर, या फिर कम वैल्यू में ट्रेड हो रहा है मार्केट के अंदर। ये चीज क्लियर हुई यहाँ पे। अभी जो आपकी प्राइस अर्निंग रेशियो है ये निकलेगी कैसे आपकी, ये निकलती है लाइक जो मार्केट प्राइस है आपका शेयर का वो कितने का है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, प्राइस अर्निंग रेशियो देख रहे हैं कि जो प्राइस आप पे कर रहे हो किसके लिए, उस कंपनी के शेयर को परचेज करने के लिए, उसके ऊपर आप अर्न कितना कर रहे हो। क्लियर हुआ, प्राइस अर्निंग रेशियो नाम में क्या इसका, प्राइस, किसका प्राइस, जो शेयर आप परचेज कर रहे हो मार्केट में जाके उस कंपनी का जो ट्रेड हो रहा है, अर्निंग, उसके ऊपर आप कितनी अर्निंग कर रहे हो उस शेयर के ऊपर, रेशियो। तो इन दोनों क्या निकाल दो, रेशियो निकाल दो। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता लग जाएगा कि आप जितना आप अर्न कर रहे हो उसके कंपेयर में आप कितना ज्यादा पे कर रहे हो उस शेयर के प्राइस के लिए। ये चीज क्लियर हुई यहाँ पे। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पे, कि जो मार्केट प्राइस है शेयर का वो कितना है, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपने अर्निंग पर शेयर कितना किया। लाइक हमारे ऊपर वाले एग्जांपल में हमने निकाला था, हमने 10 रुपए की अर्निंग पर शेयर की, ठीक है, और उसका जो प्राइस है वो कितना है, 100 रुपए है। हमने देखा कि आपने 100 रुपए का शेयर खरीदा है और 10 रुपए कंपनी ने क्या किया, अर्न किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी का जो शेयर है वो 10 टाइम्स क्या हो रहा है, मार्केट में ट्रेड हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 10 गुना जो प्राइस है, जितना आप अर्न कर रहे हो उस शेयर के ऊपर, उससे आप 10 गुना क्या कर रहे हो उस शेयर के लिए पे कर रहे हो। 10 टाइम्स क्या कर रहे हो, वो शेयर ट्रेड कर रहा है मार्केट के अंदर।
अब जो 10 टाइम्स निकल के आया है आपका यहाँ पे, तो ये 10 टाइम्स ज्यादा है या फिर कम है, इससे आपको क्या पता लगेगा कि जो मार्केट, जो उस कंपनी का जो प्राइस है वो अंडर वैल्यू या फिर ओवर वैल्यू है। आप कैसे फाइंड आउट कर पाओगे यहाँ से? तो ये आप फाइंड आउट कर पाओगे तो आप कंपनी टू किसी भी कंपनी का दूसरी कंपनी से क्या करोगे, कंपैरिजन करोगे। कंपनी कौन सी आनी चाहिए आपकी? मैं स्टार्टिंग से ही कहते आई हूँ, पीयर ग्रुप की कंपनी होनी चाहिए। लाइक अगर मैं यहाँ पर कंपनी ले रही हूँ लाइक इन्फोसिस, तो इन्फोसिस को मैं किसके साथ कंपेयर करूंगी? टीसीएस के साथ कंपेयर करूंगी, ठीक है। या फिर मैं इसको कंपेयर करूंगी किसके साथ? विप्रो के साथ कंपेयर करूंगी। सेम ग्रुप की कंपनी होनी चाहिए ना मेरी। या फिर मैं यहाँ पे मान लो कोई भी बैंक ले रही, तो यहाँ पे बैंक को किसके साथ कंपेयर करूंगी? लाइक मैं बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ, किसी बैंक के शेयर परचेज करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे मैं बैंकिंग सेक्टर को बैंकिंग सेक्टर के साथ ही तो कंपेयर करूंगी ना। लाइक इंडिस बैंक को या फिर कोटक महिंद्रा बैंक को, इनको ही तो क्या करूंगी? आपस में कंपेयर करूंगी। ये चीज क्लियर हुई यहाँ पे, ठीक है। तो सेम पीयर ग्रुप होना चाहिए, सेम इंडस्ट्री के अंदर जो फर्म आती है वो ही इसके अंदर होनी चाहिए। क्या करने के लिए? कंपैरिजन करने के लिए। लाइक एफएमसीजी सेक्टर मेरा, अगर मैं यूनिलीवर ले रही हूँ तो मैं किसके साथ कंपेयर करूंगी? उसको आईटीसी के साथ कंपेयर करूंगी, फिर डाबर के साथ कंपेयर करूंगी। तीनों क्या है? मेरी एफएमसीजी प्रोडक्ट की कंपनियां हैं, ठीक है। तभी मैं यहाँ पे कंपेरिजन कर पाऊंगी। लाइक मैं कंपेयर कर रही हूँ किसको? इन्फोसिस को। तो इन्फोसिस का जो लाइक ये जो निकल के आया टाइम प्राइस, मान लो थोड़ी देर के लिए निकल के आया है इन्फोसिस का 10 टाइम्स का निकल के आया, यहाँ पे इसकी पीई रेशियो निकल के आई है। अगर मान लो मैं टीसीएस की निकालती हूँ, मान लो टीसीएस की निकल के आई 12 टाइम्स। अब मैं ऐसे ही कंपैरिजन कर सकती हूँ पूरी इंडस्ट्री का लेकर, आपकी सॉफ्टवेयर कंपनी है, आईटीसी कंपनी में, मैं सबको ले लेती हूँ साथ में, और फिर उनका मिला के एवरेज करके क्या निकालती हूँ? पीई निकालती हूँ, ठीक है। तो पूरी इंडस्ट्री का ही एवरेज पीई निकालती हूँ, वो मान लो निकल के आया 15, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता लगा कि जो इन्फोसिस का जो पीई है वो क्या है? सबसे कम है। तो इसका जो प्राइस है वो अंडर वैल्यू है, और जो इसका प्राइस है कंपेयर टू पी एवरेज पी से तो कम है, ठीक है। इसका भी क्या है? एवरेज पी से भी क्या है? कम है, ठीक है। लेकिन सबसे अंडर वैल्यू प्राइस किसका आपका? यहाँ पे इन्फोसिस का क्या है? सबसे कम आपका क्या है? पीई रेशियो। तो ये सबसे क्या है? अंडर वैल्यू है। तो एक बात यहाँ पर ये याद रखना कि जो आपकी पीई रेशियो है वो क्लियर पिक्चर आपको नहीं देते। आप सिर्फ पीई रेशियो को देख के ये नहीं कह सकते कि हाँ ये शेयर अंडर वैल्यू ही है, ये शेयर ओवर वैल्यू ही है, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई। यहाँ पे मैं क्या कहना चाहती हूँ, उसको देखने के लिए अंडर वैल्यू होने के रीजन भी हो सकते हैं और ओवर वैल्यू होने के रीजन भी हो सकते हैं। लाइक अगर वो शेयर अंडर वैल्यू है तो हो सकता है कि वो शेयर के बारे में लोग, अभी जो इन्वेस्टर है उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिसके कारण अभी वो अंडर वैल्यू है। एक रीजन ये हो सकता है अंडर वैल्यू होने का, लाइक उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन नहीं ज्यादा कि ग्रो करेगी, तो जिसके कारण लोगों ने कम इन्वेस्टमेंट कर रखी है उस कंपनी के अंदर, तो वो क्या है? उसका प्राइस अंडर वैल्यू है। सेकेंड रीजन हो सकता है कि उसकी ग्रोथ है जो आगे आने वाले टाइम में, फ्यूचर में, वो कम है। ये भी एक रीजन हो सकता है किसका? अंडर वैल्यू होने का। बात क्लियर हुई? तो कोई भी रीजन हो सकता है अंडर वैल्यू शेयर प्राइस होने का। और ओवर वैल्यू होने का क्या है कि जो शेयर खरीद रखा है इन्वेस्टर ने, वो काफी लोगों ने, काफी इन्वेस्टर ने खरीद रखा, जिसके कारण वो ओवरबोट जोन में चला गया, ठीक है। या फिर हो सकता है कि उसकी जो ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव आगे फ्यूचर में कंपनी के ज्यादा है, इस कारण भी क्या है? वो ओवर वैल्यू है। तो हमें यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि जो ये प्राइस अंडर वैल्यू है, क्या ये कंपनी आगे ग्रो कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। मान लो आप ये देख लो कि हाँ भाई अंडर वैल्यू है, प्राइस कंपनी का जो होना चाहिए उससे कम चल रहा है, लेकिन वो इसलिए चल रहा है कि इसकी ग्रोथ ना कर पाई है फ्यूचर में, तो फिर हम धोखा खा सकते हैं ना वहां पे। अगर उस कंपनी का शेयर प्राइस खरीद लिया, ठीक है, अगर उस कंपनी का शेयर खरीद लिया, तो वहां पे क्या हो सकता है? हमारे लिए गलत डिसीजन हो सकता है, ठीक है। तो हम सिर्फ इसको देख के अपना डिसीजन नहीं लेंगे, तो हमें साथ में क्या देखना पड़ेगा? ग्रोथ देखनी पड़ेगी। अगर कंपनी ग्रो भी अगर ये लग रहा है कि हाँ कंपनी ग्रो करेगी फिर भी अंडर वैल्यू उसका प्राइस, तो हमारे लिए बेस्ट डिसीजन है उस शेयर को खरीदने का, ठीक है। लेकिन प्राइस अंडर वैल्यू है, लेकिन कंपनी ग्रो नहीं कर रही, हमें ये दिख रहा है कि फ्यूचर में कंपनी ग्रो नहीं करेगी, उसका ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव नहीं है, इसलिए शेयर प्राइस क्या अंडर वैल्यू है। लेकिन हमने ग्रोथ नहीं देखी उसकी, हमने क्या देखा कि हाँ अंडर वैल्यू और शेयर खरीद लिया, तो दिक्कत हो जाएगी ना वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो भी अंडर वैल्यू है, ओवर वैल्यू है, उसको ग्रोथ के साथ क्या करना पड़ेगा? कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए मैं निकालती हूँ अपनी पेग रेशियो, प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो में, ठीक है, ठीक है। प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो देखनी पड़ेगी इस चीज के लिए, तब मैं जो प्राइस अर्निंग को मैं रिलेट कर देती हूँ, मैं उसको कनेक्ट कर देती हूँ ग्रोथ के साथ। देखो यहाँ पे मेरे को पता लगा कि हाँ अंडर वैल्यू प्राइस है या फिर इसका ओवर वैल्यू प्राइस है, लेकिन मैं यहाँ पे ये कंफर्म नहीं हूँ कि अंडर वैल्यू होने का रीजन क्या है, फिर ओवर वैल्यू होने का रीजन क्या है।
अगर हाँ ग्रोथ प्रोस्पेक्ट उसके फ्यूचर में अच्छे हैं, अगर वो फिर अंडर वैल्यू हो तो मेरे लिए सबसे बेस्ट डिसीजन है उस शेयर को क्या कर लो, परचेज कर लो। लेकिन मैंने उसको परचेज कर लिया लेकिन उसका ग्रोथ नहीं है फ्यूचर में, तो फिर क्या बेनिफिट हुआ उसको परचेज करने का? तो यहाँ पे नुकसान हो सकता है इन्वेस्टर का, एक गलत डिसीजन हो सकता है इन्वेस्टर का। तो उसको इसको प्राइस अर्निंग रेशियो को ग्रोथ के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, और तो मैं इसको ग्रोथ के साथ कनेक्ट कर देती हूँ तो वो मेरी बन जाती है प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो। ठीक है, पहले डिविडेंड यील्ड रेशियो करने से पहले हम देखते हैं प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, अब प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो क्या है स्टूडेंट्स? जो प्राइस अर्निंग स्टॉक जो ये ग्रोथ रेशियो है, ये क्या करती है, जो फ्यूचर अर्निंग ग्रोथ है कंपनी की उसको हम प्रिडिक्ट करते हैं। इसके अंदर जो भी स्टॉक है उसकी जो पोटेंशियल है फ्यूचर में ग्रो करने के, देखो फ्यूचर सर्टेन नहीं है ये हम सबको पता है, लेकिन हम पास्ट एक्सपीरियंस को देख के कंपनी के, लाइक कंपनी ने हम ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 कुछ इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, ईयर 1 में कंपनी ने जो ग्रोथ की थी, लाइक इससे पहले वाले जो ईयर से ईयर 1 में जो ग्रोथ की थी वो 20% की ग्रोथ थी। ठीक है, फिर आगे करके कंपनी ने 40% की ग्रोथ कर ली। तो हम ये मान सकते हैं कि कंपनी हर बार क्या कर रही है, 20% की क्या कर रही, ग्रोथ कर रही है, ये पास्ट एक्सपीरियंस देख के। तो कम से कम कंपनी 60% की ग्रोथ ना करेगी तो कम से कम 40% की दोबारा से ग्रोथ तो करेगी। हमने ये प्रिडिक्शन की है यहाँ पे, ठीक है ना, हमने यहाँ पे क्या किया, ये प्रिडिक्शन की है, बल्कि हमने वहां पे पोटेंशियलिटी निकाली उस स्टॉक की। हमने उसके पास्ट एक्सपीरियंस को देख के यहाँ पे ये निकालना कि वो पोटेंशियल है उसका स्टॉक के अंदर कि वो फ्यूचर में ग्रो कर पाएगा नहीं कर पाएगा। लाइक मान लो दूसरी कंपनी है, उसने ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 उसकी ग्रोथ कुछ ऐसी है। ईयर 2 में तो उसने 40% ग्रोथ की, लेकिन नेक्स्ट ईयर उसने फिर 20% कम की ग्रोथ की। ठीक है, हो सकता है कि वो आगे और कम की ग्रोथ करे। ठीक है, तो इसकी यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो सेकंड केस है यहाँ पे कंपनी के ग्रो होने के चांस कम है और यहाँ पे ग्रो होने के चांस क्या है, ज्यादा है। देखो हम सिर्फ एक प्रिडिक्शन लगा सकते हैं, एक्यूरेट डिसीजन नहीं ले सकते। हो सकता है कि ये ज्यादा ग्रो कर जाए, लेकिन हम एक प्रिडिक्शन लगा सकते हैं जहाँ पे हमारे 90 to 95% चांस क्या रहते हैं, उसके करेक्ट होने के चांस रहते हैं। तो ऐसे ही हम तो फ्यूचर अर्निंग जो ग्रोथ है कंपनी की उसको प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है, तो वही आपकी क्या होती है, प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो। और जो ग्रोथ है उसकी, जो फ्यूचर में उसकी ग्रोथ होगी, लाइक ईयर 3 हमें ईयर 4 का नहीं पता, हमने क्या कर लिया कि हाँ इसकी कम से कम 40 to 50% ग्रोथ होगी, तो हमने क्या किया, इसका प्रिडिक्शन लगाई है। अब ये प्रिडिक्शन लगाई है ईयर 4 के लिए, तो इसको हम करेंगे प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट। ठीक है ना, एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो इसको नेट प्रेजेंट वैल्यू में क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे, इसकी कितनी नेट प्रेजेंट वैल्यू है, इस फ्यूचर अर्निंग जो ग्रोथ होएगी फ्यूचर में उसकी कितनी आज के टाइम पे क्या है, प्रेजेंट वैल्यू है। ये चीज यहाँ तक क्लियर हुई आप लोगों को यहाँ पे अच्छे से? ठीक है, तो देखो यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन कर रखा है मैंने आपको, क्या कर रखा है देखो, पैग रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो ड्रॉ अ रिलेशनशिप बिटवीन स्टॉक प्राइस अर्निंग रेशियो जो मैंने आपको बताया एंड प्रोजेक्टेड अर्निंग ग्रोथ। कि स्टॉक प्राइस रेशियो क्या है जो हमने निकाली थी, प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है, और जो उसकी प्रोजेक्टेड अर्निंग ग्रोथ है, उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप दिखाते हैं आपकी पैग रेशियो, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, in other word it allow investor an idea about a stock actual value like a PE ratio। तो इसने क्या कहा कि ये इन्वेस्टर को एक आइडिया देते हैं जो स्टॉक की जो एक्चुअल वैल्यू है, लाइक उसकी जो हमने PE रेशियो से निकाली थी, अंडर वैल्यू और वैल्यू, क्या उसके अंदर ग्रोथ पोटेंशियल है। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है ना, प्राइस ओवर वैल्यू है शेयर का, लेकिन उसकी फ्यूचर में ग्रोथ है आगे। ठीक है ना, तो वो प्राइस और भी तो इंक्रीज हो सकता है क्योंकि इस कंपनी के अंदर और ज्यादा क्या है, ग्रोथ है आगे फ्यूचर में। तो वो और वैल्यू वाला शेयर भी हम क्या कर सकते हैं, वहां पे परचेज कर सकते हैं, क्योंकि हमें वहां पे क्या लग रहा है कि उसके अंदर ग्रोथ पोटेंशियल है आगे फ्यूचर में। और हो सकता है कि जो अंडर वैल्यू वाला शेयर है वो नहीं खरीद सकते, क्यों, क्योंकि हमें लग रहा है कि हाँ इसकी जो ग्रोथ पोटेंशियल है फ्यूचर में वो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चीज क्लियर हुई। तो यही कह रहा है यहाँ पे आपको कि जो प्राइस अर्निंग रेशियो है इसी के बारे में आपको क्लियरिटी देता है कि जो स्टॉक की वैल्यू है जो हमने पीई रेशियो से निकाली है, क्या उसके अंदर कोई ग्रोथ पोटेंशियल है फ्यूचर में या फिर नहीं है। ये चीज क्लियर हुई ना यहाँ पे। तो ये कैसे निकलेगी आपकी, जो मैंने पीई रेशियो जो मेरी निकली है मैं उसको डिवाइड कर दूं किससे, जो मेरा ग्रोथ रेट है किसका, जो फ्यूचर अर्निंग का मेरा क्या है, ग्रोथ रेट है। ठीक है, जो फ्यूचर अर्निंग का मेरा क्या है, ग्रोथ रेट है, मैं उसके साथ क्या कर दूंगी, इसको डिवाइड कर दूंगी। ये चीज यहाँ पर क्लियर हुई आप लोगों को। ठीक है, मैंने इसको एक एग्जाम्पल साथ समझा रखा है कि जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, मान लो एक कंपनी है विद द प्राइस पर शेयर कितना, उसका 55 रुपीज क्या है प्राइस है पर शेयर।
and they have earning per share 3.5 with the previous year earning per share of 2.8। उसका previous year earning कितना है 2.8 पर शेयर है। अर्निंग पर शेयर ग्रोथ उसकी कितनी निकली यहाँ पे 25%, ठीक है ना, क्योंकि देखो उसका इस साल जो प्राइस है वो कितना है 3.5 है ना, और जो पिछले साल का तो कितना था 2.8 था यहाँ पे, तो मैंने निकाले ना 25% की क्या है यहाँ पे 25% की क्या है ग्रोथ है, ये मेरा लास्ट ईयर का था, ठीक है। अर्निंग पर शेयर अब की बार का है वो कितना है 3.5, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे इसका ग्रोथ रेट निकाल लेंगे, और ये हम क्या कर लेंगे प्रेडिक्ट कर लेंगे कि फ्यूचर में भी इसका क्या होगा इतना ही ग्रोथ रेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना ग्रोथ रेट निकला इसका, जो अर्निंग पर शेयर जो ग्रोथ निकली वो कितनी निकली 25% की क्या किया है कंपनी ने ग्रो किया है। जो प्राइस अर्निंग पर शेयर के अंदर जो ग्रोथ हुई है कंपनी में कितनी की हुई है 25% की क्या हुई है यहाँ पे ग्रोथ हुई है, 2.8 से उसका जो अर्निंग पर शेयर कितना पहुंच गया 3.5 पहुंच गया। ये क्लियर यहाँ पे एक, ठीक है। तो वहीं पे एक बी कंपनी है जिसका जो शेयर प्राइस है मार्केट में वो ट्रेड हो रही है 79 रुपीज पे, और उसका अर्निंग पर शेयर हो कितना है 3.9, और जो प्रीवियस वाला था वो क्या था 2.7, ठीक है। तो यहाँ पे जो अर्निंग पर शेयर जो ग्रोथ है वो कितनी है इसकी 44%। तो जो ग्रोथ रेट बी की है वो क्या है ज्यादा है 44% की क्या है यहाँ पे ग्रोथ रेट है, और जो कंपनी ए है उससे जो ग्रोथ रेट है वो कितने की है 25% की है, ठीक है। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि जो ए कंपनी उसकी ग्रोथ क्या है कंपेयर टू बी कंपनी के कम है, और बी कंपनी ग्रोथ रेट क्या है ज्यादा है। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि किस कंपनी का जो शेयर है वो अंडर वैल्यू है, किसका तो क्या है ओवर वैल्यू है, किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और किसमें नहीं करनी चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे कंपेयर करते हैं दोनों को। तो देखो तो यहाँ पे मैं क्या निकालूंगी पैग रेशियो निकालूंगी मेरी, तो पैग रेशियो क्या निकलेगी यहाँ पे जो भी क्या है पीई रेशियो, तो पीई रेशियो निकालूंगी यहाँ पे क्या पहले क्या निकालनी पड़ेगी मेरे को पीई रेशियो प्राइस अर्निंग रेशियो। पैग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है पीई रेशियो डिवाइडेड बाय क्या ग्रोथ रेट ऑफ फ्यूचर अर्निंग, ये होता है ना ग्रोथ रेट ऑफ फ्यूचर अर्निंग, ये क्या होता है फॉर्मूला होता है किसका पैग रेशियो का। तो इसके लिए मेरे को पहले क्या निकालनी पड़ेगी पीई रेशियो, और पीई रेशियो का फॉर्मूला हमने क्या देखा था प्राइस अर्निंग रेशियो। तो प्राइस क्या है शेयर का जो मार्केट में ट्रेड हो रहा है, अर्निंग कंपनी कितना अर्न कर रही है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय किससे कर दूंगी मैं उसकी जो ग्रोथ रेट है उससे 25% से। तो चीज क्लियर हुई ना, पहले मैं इन दोनों का निकालूंगी और फिर मैं क्या निकालूंगी इसको 25% से क्या कर दूंगी डिवाइड कर दूंगी। तो यहाँ से जो निकल के आएगा कितना निकल के आएगा 0.63 निकल के आएगा। ये चीज क्लियर हुई यहाँ पे। तो जो प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो कंपनी कितनी है 0.63 है। इसी तरह मैं कंपनी बी का निकालती हूँ, तो बी का कंपनी क्या है देखो पैग रेशियो के लिए मेरे को क्या चाहिए पहले पीई रेशियो चाहिए, तो पीई रेशियो मेरे कैसे निकलेगी पीई रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या है मेरा प्राइस कितना है शेयर का जो क्या हो रहा है मार्केट में ट्रेड हो रहा है, प्राइस ऑफ द शेयर कितना था प्राइस ऑफ द शेयर 79 रुपीज, अर्न कितना कर रही कंपनी अर्निंग पर शेयर कितना कंपनी का 3.9। तो यहाँ से मेरी पीई रेशियो निकलेगी, जो भी पीई रेशियो निकलेगी उसको मैं किससे डिवाइड कर दूंगी जो भी मेरा ग्रोथ रेट है फ्यूचर का, ठीक है ना, अर्निंग पर शेयर का जो भी ग्रोथ है उससे डिवाइड कर दूंगी। लाइक 44% है यहाँ पे, तो इसको कैसे डिवाइड कर दूंगी 44% से, तो जो निकल के आएगा यहाँ पे निकल आएगा 0.46। तो यहाँ पे क्या पोटेंशियल दिख रहा है कि मेरे को हाँ कंपनी बी का शेयर दोनों के शेयर क्या है यहाँ पे मेरे पास अंडर वैल्यू है। अगर मेरी जो पैग रेशियो है यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं वो लेस देन 1 आती है, क्या आती है वो लेस देन 1 आती है, तो इसका मतलब क्या है इसके अंदर पोटेंशियल है, वो शेयर प्राइस क्या है अंडर वैल्यू है, उसको मैं क्या कर सकती हूँ परचेज कर सकती हूँ, ठीक है ना, बाय का ऑप्शन है यहाँ पे। अगर पैग रेशियो इक्वल टू 1 है तो फेयर प्राइस जितना प्राइस उसका होना चाहिए उतना ही प्राइस चल रहा है मार्केट के अंदर। अगर यही पैग रेशियो क्या है ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब कि शेयर ओवर वैल्यू है, उस शेयर के अंदर अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, उस शेयर का प्राइस ओवर वैल्यू चल रहा है अभी, ठीक है, ये बात क्लियर हुई यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो तो यहाँ पे दोनों का शेयर क्या है लेस देन 1 है, तो दोनों का प्राइस क्या है अंडर वैल्यू है। और एक चीज और याद रखना, अगर आपका जो पैग रेशियो है वो लेस देन 0.50 आता है, ठीक है, तो उसके अंदर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है बाय करने की। तो यहाँ पे जो बी कंपनी है उसके अंदर मेरे पास स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है उस कंपनी का शेयर को प्राइस करने की, क्योंकि उसका ग्रोथ रेट भी कंपनी ए के कंपेयर में क्या है ज्यादा है, और उसका जो प्राइस है वो भी काफी अंडर वैल्यू है। तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है आप कंपनी बी का शेयर क्या कर लो परचेज कर लो, आगे क्या होगा इसका शेयर प्राइस इंक्रीज होगा। ये चीज क्लियर हुई यहाँ पे अच्छे से, ठीक है, कि पैग रेशियो आपको कैसे हेल्प करती है। तो हमने जो पीई रेशियो थी मेरी प्राइस अर्निंग रेशियो थी उसको ही क्या कर दिया ग्रोथ उसके अंदर इंक्लूड कर दिया। जैसे ही मैंने पीई रेशियो के अंदर ग्रोथ मिलाया तो मेरी कौन सी रेशियो बन गई वहां पे पैग रेशियो प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो बन गई वहां। तो अब देखो यहाँ पे क्या इसका जो कंक्लूजन है वो क्या निकला ओवरऑल द प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो कंपनी ए 0.63 while कंपनी
सॉरी कंपनी बी कितनी है 0.46 है। अगेन द लोअर द प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ द मोर अंडर वैल्यू द स्टॉक इन कंपेयरिंग देन बी इज चिपर। बी क्या है, चिपर है इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया था, इफ द ओनली प्राइस अर्निंग पर शेयर वॉज कंसिडर्ड, सिर्फ ओनली प्राइस अर्निंग शेयर हम कंसिडर करते हैं तो वी वुडंट हैव एक्यूरेट कंपैरिजन, तो हमें एक्यूरेट कंपैरिजन नहीं मिल पाता। कंपनी ए है चिपर प्राइस अर्निंग, जो प्राइस अर्निंग चिपर था वो किसका था, कंपनी ए का था। कितना था आपका 15.7 था, ठीक है। वेल कंपनी का कितना निकला था, जो प्राइस अर्निंग था वो 20.25 था। तो यहाँ पे जो प्राइस अर्निंग हमें दिखा कंपनी ए का चीपर दिखा और कंपनी बी का ज्यादा दिखा। हम क्या सोचेंगे कंपनी ए के अंदर इन्वेस्ट कर दें, लेकिन हम कंपनी ए के अंदर इन्वेस्ट क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पैग रेशियो निकालेंगे जिससे हमें एक्यूरेट अंदाजा मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई यहाँ पे। पैग रेशियो इज यूज टू डिटरमाइन द स्टॉक वैल्यू व्हाइल आल्सो फैक्टरिंग इन द कंपनी ग्रोथ रेट। ये स्टॉक की वैल्यू तो बताता ही, साथ में ग्रोथ रेट कितनी है कंपनी के अंदर, कितनी ग्रो करने के चांस है फ्यूचर में, इसको भी क्या करता है यहाँ पे इंडिकेट करता है। लो प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो मीन द स्टॉक इज अंडर वैल्यू एंड मे बी वर्थ इन्वेस्टिंग इन, और क्या है आपके लिए फायदा है वहां पे क्या करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए। द यूज ऑफ प्राइस अर्निंग में मेक अ स्टॉक लुक फेवरेबल टू इन्वेस्टर विदाउट कंसिडरिंग द ग्रोथ रेट। इसने क्या कहा, अगर आप सिर्फ इन्वेस्टर सिर्फ प्राइस अर्निंग रेशियो को देखते हैं तो आपको प्राइस अर्निंग देख के कोई स्टॉक फेवरेबल लग सकता है अगर आप उसकी ग्रोथ रेट नहीं देखोगे, और वहां पे वो डिसीजन क्या हो सकता है आपका गलत हो सकता है। इसलिए प्राइस अर्निंग ग्रोथ को भी क्या करना, कंसिडर करना साथ में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आती है आपकी नेक्स्ट रेशियो, जो इसके अंदर क्या है, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है। अब ये प्राइस टू जो बुक वैल्यू रेशियो है ये कब हेल्पफुल होगी, लाइक जो आपकी जो ऊपर वाली रेशियो थी वो वहां पर हेल्पफुल थी जब कंपनी में के अंदर ज्यादा एसेट को यूज नहीं करती, ठीक है ना। लेकिन जिस कंपनी में ज्यादा हैवी इंडस्ट्री लाइक जहाँ पे एसेट का ज्यादा यूज होता है, तो ऐसी कंपनी में, ऐसी कंपनियों के अंदर जो आपकी पैग रेशियो है वो एक अच्छा एक एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे पाती, ठीक है। तो उस केस में मेरे को प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो देखनी पड़ती है। और हाँ, एक जो आपकी पैग रेशियो है वो डिविडेंड को भी कंसीडर नहीं करती। मान लो कोई कंपनी ज्यादा डिविडेंड पे करती है तो वहां पे भी पैग रेशियो हेल्पफुल नहीं है। और ऐसी कोई कंपनी जिसके पास ज्यादा एसेट है, हैवी इंडस्ट्री कंपनी है, ठीक है ना, लाइक इलेक्ट्रिसिटी टाइप होगी, तो उस केस में भी आपकी पैग रेशियो काम नहीं करेगी। ये चीज क्लियर हुई यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए हम काम करेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। अगर क्या है कंपनी के पास हैवी एसेट है, ठीक है, ऐसी कोई इंडस्ट्री जिसके अंदर हैवी एसेट का क्या करते हैं, यूज करते हैं, तो वहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। अब देखो नाम में ही आपका सब कुछ छिपा हुआ है, तो प्राइस टू बुक वैल्यू तो यहाँ पे हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे यहाँ पे, बुक वैल्यू, मतलब कि कितने की कंपनी के पास क्या है, एसेट है, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर कंपनी के पास ज्यादा एसेट है तो वहां पे हम प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो करेंगे, ना कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो को। लाइक मान लो कोई आईटी इंडस्ट्री लाइक इन्फोसिस हो गया, विप्रो, ये इंडस्ट्री कैसी है जिनके अंदर एसेट्स का कम यूज होता है क्योंकि ये सॉफ्टवेयर बेस्ड इंडस्ट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे एसेट्स का यूज नहीं होता, यहाँ पे जो एम्प्लॉय हैं वो वर्क करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या करने के लिए, प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। यहाँ पे एम्प्लॉय की ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है कंपेयर टू एसेट्स के कंपेयर में, ठीक है। मेनली एसेट्स इन ऑर्गेनाइजेशन में आपको क्या मिलेगी, लाइक कंप्यूटर मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर एसेट्स का कम यूज होता है वहां पर आप प्राइस टू ग्रोथ रेशियो क्या करते हो, यूज करते हो उस कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ निकालने के लिए, ये देखने के लिए कि उसका जो प्राइस है उसके अंदर वो जो अंडर वैल्यू है, ओवर वैल्यू है, क्या उसके अंदर रियलिटी में ग्रोथ है। अगर वो प्राइस उसका अंडर वैल्यू है, क्या वहां पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, जो हमने अपने फर्स्ट वाले के केस में देखा था, ठीक है, प्राइस टू ग्रोथ रेशियो के अंदर। और जबकि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है वो, ये रेशियो वहां पर मोस्टली हेल्पफुल होती है जो इंडस्ट्री आपकी एसेट्स बेस्ड इंडस्ट्री होती है, जहां पर हैवी एसेट्स का यूज किया जाता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं उसका, लाइक फॉर एग्जांपल लाइक आपका पावर जनरेशन इंडस्ट्री आपकी, ठीक है, तो यहाँ पे हैवी एसेट्स का यूज किया जाता है इस टाइप की इंडस्ट्री के अंदर। तो ऐसी कोई इंडस्ट्री जहाँ पे एसेट्स का मैन्युफैक्चर के लिए ज्यादा यूज किया जाता है तो वहां पर आपकी प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो क्या करते हैं, आपको हेल्प करती है। आप तो यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है, जो भी जितनी भी मार्केट कंपनी की क्या है, मार्केट कैपिटलाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन की, डिवाइडेड बाय जितनी भी उसकी नेट वैल्यू है एसेट्स की, जितनी वो क्या करता है अपने पास होल्ड करता है, ठीक है, उसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब आपकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है आपकी कैसे निकलती है, आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन निकलती है कि जो शेयर प्राइस है मार्केट के अंदर वो कितना है, आपका करंट शेयर प्राइस जो मार्केट के अंदर वो कितना है,
मल्टीप्लाई कर दोगे आप नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से। नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर का मतलब यहाँ पे क्या है कि कंपनी ने कितने शेयर क्या कर रखे हैं, इश्यू कर रखे हैं, ठीक है ना, कितने शेयर कंपनी के मार्केट में क्या हो रहे हैं, ट्रेड हो रहे हैं। बात क्लियर हुई कि कंपनी ने अपने शेयर कितने इश्यू कर रखे हैं, तो उससे हम तब डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, ये मार्केट कैपिटलाइजेशन किसका, कंपनी का। ये चीज क्लियर हुई यहाँ पे, ठीक है। फिर हम निकालेंगे क्या, नेट वैल्यू ऑफ दी एसेट्स, जो वैल्यू है एसेट्स की वो निकालेंगे। अब ये नेट वैल्यू है जो एसेट्स की वो कैसे निकलेगी आपकी, कि टोटल एसेट्स कंपनी के पास कितनी है, अगर मैं इसके अंदर से सारे की सारी जो कंपनी की लायबिलिटी है, फिर कंपनी का जो भी डेट है, उनको मैं माइनस कर देती हूँ उसकी टोटल एसेट के अंदर से, तो जो वैल्यू है क्या निकलेगी, वो आपके लिए नेट एसेट निकलाएगी। ये चीज क्लियर हुई। तो यहाँ से अगर मैं अपने जो भी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसको मैं डिवाइड कर देती हूँ नेट एसेट से, तो कंपनी का क्या निकलाएगा, यहाँ पे कंपनी का निकलाएगा प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। तो देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, इन दिस केस कंपनी नेट वैल्यू ऑफ ऑल एसेट इज डिवाइडेड बाय ऑल द नंबर ऑफ इट्स शेयर ट्रेडिंग इन द मार्केट, ठीक है ना, कि जो नेट वैल्यू है उसके एसेट्स की, उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ शेयर ट्रेडिंग इन द मार्केट। लेकिन यहाँ पे सिर्फ शेयर ट्रेडिंग इन द मार्केट नहीं आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं उस शेयर को किसके साथ, उसके प्राइस के साथ, जो करंट प्राइस उसका क्या है मार्केट के अंदर अभी चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल जाता है मोस्टली कि जो कंपनी का स्टॉक है वो ओवर वैल्यू है, या फिर कंपनी का स्टॉक हो क्या है, अंडर वैल्यू है। अब आगे क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे आपको स्टेप दिखा रखे क्या, आपके प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो निकालने के। तो देखो, first investor need to find the product of the current market price of the company stock and the total of number of share outstanding share which is market capitalization, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या निकाला, सबसे पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाला, जो मैंने अभी आपको बताया था, मार्केट वैल्यू कितनी है स्टॉक की, मल्टीप्लाई मतलब मार्केट वैल्यू का मतलब यहाँ पे मार्केट प्राइस कितना है स्टॉक का, मल्टीप्लाई कर देंगे हम नंबर ऑफ जितने भी आउटस्टैंडिंग शेयर है कंपनी के, तो हमारे क्या निकलेगा, यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन निकलेगा। सेकेंडली हमें क्या करना है, हमें डिटरमाइन करना है कि जो कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन की जो एसेट्स हैं वो कितनी है। तो यहाँ पे एसेट्स को निकालने के लिए क्या करेंगे, जितनी भी प्रेजेंट में कंपनी के पास एसेट्स हैं बैलेंस शीट के अंदर, उसमें से हम क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे टोटल वैल्यू ऑफ ऑल डेट्स एंड लायबिलिटी। जो यहाँ पे निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा आपके लिए, बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स, जो बुक वैल्यू है एसेट्स की वो निकल के आ जाएगी आपके लिए यहाँ पे, ठीक है। फिर जो मेरी पीबी रेशियो निकालने के लिए क्या करूंगी मैं, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है और जो वैल्यू है किसकी, कंपनी की, ठीक है ना, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है और जो वैल्यू है, ठीक है, डिवाइड कर देती हूँ मैं किससे, जितने भी मेरे पास बुक वैल्यू है। यहाँ पे मैंने क्या किया, मार्केट कैपिटलाइजेशन मैंने निकाला, मार्केट कैपिटलाइजेशन को मैंने क्या किया, बुक वैल्यू से क्या कर दिया, यहाँ पे डिवाइड कर दिया, मार्केट कैपिटलाइजेशन या फिर वैल्यू ऑफ द फर्म को डिवाइड कर दिया किससे, उसकी बुक वैल्यू से, लाइक मतलब कि नेट एसेट से। या फिर आपका सेकंड फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो सकता है कि जो शेयर प्राइस है, मतलब कि आप एक शेयर के लिए कितना प्राइस पे कर रहे हो, ठीक है, आप एक शेयर के लिए कितना प्राइस पे कर रहे हो, डिवाइड कर दोगे बुक वैल्यू पर शेयर की। अब यहाँ पे आप बुक वैल्यू पर शेयर कैसे निकालोगे, लाइक जो हमने यहाँ पे बुक वैल्यू निकालनी थी, अपनी बुक वैल्यू हमारी कैसे निकल के आई थी, टोटल एसेट्स में से मैंने क्या किया, जितनी भी टोटल लायबिलिटी फर्म की वो माइनस कर दी, तो बुक वैल्यू निकल आई। अब मेरे को निकालनी है बुक वैल्यू पर शेयर की, तो बुक वैल्यू पर शेयर की निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को डिवाइड कर दूंगी मैं नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से। नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से अगर मैं यहाँ पे डिवाइड कर देती हूँ तो क्या निकलाएगी, एक शेयर की मेरे लिए बुक वैल्यू निकल आएगी ना, लाइक जितनी भी बुक वैल्यू है फर्म की, नेट एसेट की जो आप निकाल के आए, जितनी भी कंपनी के पास क्या है नेट एसेट्स हैं, अगर उसको आप नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से मल्टीप्लाई कर देते तो आपके लिए एक शेयर क्या निकल के आएगी, यहाँ से बुक वैल्यू निकल के आएगी। ये चीज क्लियर हुई ना आप लोगों को। अब मैं यहाँ पे ये कंपैरिजन करती हूँ कि जो शेयर प्राइस है मार्केट के अंदर, ठीक है, वो कितना है, और जो बुक वैल्यू निकली है मेरे लिए पर शेयर की, लाइक कंपनी के पास जो एसेट है, जो बाद में अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कंपनी कभी क्या हो जाए, डिजोल्व हो जाए, कंपनी कभी बंद हो जाए, तो उस केस में जो कंपनी के पास एसेट्स हैं वो कितना कितना उसमें से पोर्शन, कितना कितना पार्ट इक्विटी शेयर होल्डर वालों के लिए होगा, जो कंपनी क्या करेगी उनको डिस्ट्रीब्यूट करेगी, ठीक है ना, कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर वालों को देगी। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सारे लायबिलिटी को माइनस करना पड़ेगा, जो भी नेट एसेट बचेंगे वो किसके लिए होंगे, इक्विटी शेयर होल्डर वालों के लिए होंगे वो सारी चीजें। ये चीज क्लियर हुई यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कितना शेयर प्राइस है और कितनी बुक वैल्यू आ रही है पर शेयर के हिसाब से, तो ये कंपैरिजन दिखाता है मेरा क्या, कि जो मेरी
रेशियो है वो कैसे निकलती है। अगर सेम है जैसे हमने किसमें किया था अपना प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो के अंदर, अगर मेरी जो पीबी रेशियो है वो आती है मेरी लेस देन 1, उस केस में क्या होगा कि जो मेरी बुक वैल्यू पर शेयर है वो तो ज्यादा है कंपनी का, लेकिन जो शेयर प्राइस मार्केट में ट्रेड हो रहा है पर शेयर वो क्या है कंपनी का कम है। लेट्स से मान लो कंपनी का जो शेयर प्राइस है मार्केट में वो है 150 का और जो बुक वैल्यू निकल के आई वो आई 200 की। ठीक है, तो यहाँ से मेरा जो आंसर निकल के आएगा वो लेस देन 1 ही आएगा, वो क्या आएगा मेरा लेस देन 1 आएगा जो भी आंसर निकल के आएगा यहाँ से। तो इसका मतलब क्या है कि जो कंपनी का प्राइस वो क्या है अंडर वैल्यू है। यहाँ पर मेरे को क्या दिख रहा है कि हाँ कंपनी के पास एसेट ज्यादा है, अकॉर्डिंग उसकी के जो बुक वैल्यू है वो ज्यादा है, कंपनी के पास एसेट्स है वो ज्यादा है पर शेयर के हिसाब से, लेकिन जो कंपनी का शेयर प्राइस है मार्केट में कम ट्रेड हो रहा है, तो कंपनी क्या है अंडर वैल्यू है। तो वहां पर इन्वेस्ट करना हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। आगे फ्यूचर में क्या होंगे उस कंपनी के प्राइस कहीं ना कहीं इंक्रीज होंगे। ये क्लियर हो? यहाँ पे मैंने इसको क्लियर किया है एक एग्जाम्पल से भी, जहाँ से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मैं कहना क्या चाहती हूँ आप लोगों को। पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अगर इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब क्या फेयर प्राइस है, लाइक 200 का ही जो है बुक वैल्यू निकल गई पर शेयर और 200 का ही क्या है जो मार्केट के अंदर प्राइस उस शेयर का ट्रेड हो रहा है, तो क्या है यहाँ पे फेयर प्राइस है, जितनी बुक वैल्यू है उतना ही शेयर प्राइस क्या हो रहा है मार्केट के अंदर ट्रेड हो रहा है। अगर एक ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट के अंदर जो प्राइस है शेयर का वो ज्यादा है और जो बुक वैल्यू है शेयर की, बुक वैल्यू जो निकल के आई है पर शेयर के हिसाब से वो कम निकल के आई है, तो जो प्राइस हम शेयर का वो क्या है ओवर वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। तो क्या लिख रखा है द स्टॉक ऑफ द कंपनी ए ट्रेड एट अ मार्केट वैल्यू ऑफ 95 पर शेयर के हिसाब से एंड द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर इज 1000, द लिस्ट ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटी मेंशन द टेबल बिलो। तो इसने क्या कहा कि जो मार्केट वैल्यू शेयर की कितनी है 95% पर शेयर है, 1000 शेयर क्या है कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर है। ठीक है, ये लायबिलिटी और ये एसेट्स है और हम यहाँ से क्या निकालनी है बुक वैल्यू निकालनी है शेयर की। बुक वैल्यू हमें ऐसे क्या निकालनी है पीबी रेशियो निकालनी है, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो निकालनी है। तो देखो आपकी प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो यहाँ पे कैसे निकलेगी, तो ये मेरे पास टोटल लायबिलिटी है, ये टोटल एसेट्स है। अगर मैं टोटल लायबिलिटी में से टोटल एसेट्स माइनस कर देती हूँ यहाँ पे तो मेरे क्या निकल के आ जाएगा, सबसे पहले तो नेट एसेट्स निकल के आ जाएंगी। अगर मैंने अपना टोटल एसेट्स में से क्या कर दिया टोटल लायबिलिटी माइनस कर दी तो यहाँ पे कितनी निकल के आई टोटल नेट एसेट्स की वैल्यू 1,10,000 रुपए। ठीक है ना, 1,10,000। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग शेयर कितने मेरे लिए 1000 शेयर है, तो मैं यहाँ से क्या निकाल सकती हूँ बुक वैल्यू किसके अकॉर्डिंग पर शेयर के हिसाब से। ठीक है ना, जो बुक वैल्यू है किसकी बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स किसके अकॉर्डिंग पर शेयर के। ठीक है, तो कितनी निकल के आएगी वो हाँ मेरे लिए 1,10,000 डिवाइडेड बाई किससे कर दूंगी 1000 शेयर क्या हो रहे ट्रेड हो रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू 1 शेयर है जो मेरी बुक वैल्यू निकली वो कितनी निकली 110 रुपीज, क्योंकि 110 रुपीज क्या है मेरी बुक वैल्यू है पर शेयर की। और ट्रेड कितने के अकॉर्डिंग हो रहा था शेयर 95 रुपीज का ना, मार्केट प्राइस कितना था 95 रुपीज का, तो 95 जो प्राइस मार्केट के अंदर था डिवाइड बाई बुक वैल्यू पर शेयर, तो मेरी क्या निकलाएगी यहाँ पे पीबी रेशियो निकलाएगी और ये आपका कितना निकल के आया 0.86। तो कंपनी का जो शेयर है वो क्या है यहाँ पे अंडर वैल्यू है। तो कंपनी के अंदर हम इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो कंपनी के अंदर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है कि कंपनी क्या करेगी आगे ग्रो करेगी, क्योंकि कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो ज्यादा है और प्राइस अभी लेस में ट्रेड हो रहा है। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला मैंने यहाँ पे आपको जो बताया था मार्केट वैल्यू डिवाइड बाय क्या बुक वैल्यू, तो उससे भी आपका क्या निकलाएगा आपका आंसर निकलाएगा। तो यहाँ पे मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगी आपकी, जो मैंने आपको बताया था कैपिटलाइजेशन वाला पार्ट, पहले आप कैपिटलाइजेशन निकालोगे ना जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, तो कैसे निकलेगा आपका मार्केट वैल्यू द पर शेयर नंबर ऑफ शेयर से क्या कर दोगे यहाँ पे मल्टीप्लाई 95 इंटू 1000। ठीक है ना, और डिवाइडेड बाय आपकी बुक वैल्यू, तो दोनों फॉर्मूले आप यहाँ पे क्या कर सकते हो पुट कर सकते हो। तो ये चीज क्लियर हुई यहाँ पे। तो आपका जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो आपको कैसे निकला। ठीक है, तो आपका जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो, और आपका जो हमने स्टार्ट उससे पहले पढ़ा था आपका कौन सा पीई प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो, दोनों ही सेम बताते हैं आपको प्राइस अंडर वैल्यू है या फिर ओवर वैल्यू है, लेकिन फुल नॉलेज होना जरूरी है। फुल नॉलेज क्या, हमें इन दोनों को यूज कहाँ करना है, तो हमारी जो प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो है उसको ऐसी इंडस्ट्री में यूज करना है जहाँ पे एसेट का काफी कम यूज होता है, ज्यादातर एसेट्स यूज नहीं होती, लाइक हमारी आईटी हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। ठीक है,
लेकिन हमारी जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वहाँ पे हम ऐसी इंडस्ट्री में यूज करेंगे, तब हम ऐसी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे हैवी मशीनरी, हैवी एसेट्स का क्या यूज होता है। ज्यादातर एसेट्स का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ऐसी इंडस्ट्री में हम प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो निकालते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें एसेट्स की वैल्यू निकालना क्या है, जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि हमारी जो फर्स्ट वाली थी प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो, वहाँ पे हमने एसेट्स को इग्नोर कर दिया था, जो कि ऐसी इंडस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आई थिंक हमारी एक रेशियो और बीच में रह गई थी, वो आपकी क्या थी, आपकी वो थी आपकी डिविडेंड यील्ड रेशियो। अब ये डिविडेंड यील्ड रेशियो क्या है, तो ये शो करती है कि जो डिविडेंड रेट पे किया है कंपनी ने, जो डिविडेंड रेट क्या किया कंपनी ने, पे किया है किसको, शेयर होल्डर को। तो ये शो करती है, ये रेशियो इंडिकेट करती है जो डिविडेंड पे किया गया है, जो डिविडेंड रेट है किसके ऊपर, जो इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या रेशियो है, जितना इन्वेस्टमेंट कर रखी है और जो डिविडेंड कंपनी पे कर रही है, उन दोनों की रेशियो को, उन दोनों के रिलेशन को शो करता है आपके डिविडेंड यील्ड रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा क्या, डिविडेंड इज अ पेमेंट मेड बाय अ कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर यूजुअली एज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है ना। एज ए प्रॉफिट के रूप में क्या करती है कंपनी, डिस्ट्रीब्यूट करती है डिविडेंड शेयर होल्डर को। व्हेन अ कंपनी अर्न अ प्रॉफिट और सरप्लस द कंपनी इज एबल टू रीइन्वेस्ट, कंपनी क्या करती है मोस्टली, तब भी कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है, उसको रीइन्वेस्ट कर देती है उस प्रॉफिट को, जिसको हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग। और कुछ पार्ट जो बच जाता है रिटेन्ड अर्निंग का, उसको एज ए डिविडेंड शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। अब जो कंपनी ने डिविडेंड पे किया है पर शेयर के हिसाब से, कंपेयर टू हमने कितनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है उस शेयर के अंदर, उस कंपनी के अंदर, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन दिखाते हैं आपकी डिविडेंड यील्ड रेशियो। क्लियर हो यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखा था, रेशियो इंडिकेट द डिविडेंड रेट ऑन द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द इक्विटी शेयर। तो ये इंडिकेट करते हैं कितना डिविडेंड रेट आपको मिल रहा है और कितनी इन्वेस्टमेंट आपने कर रखी है उस शेयर के अंदर, इन दोनों के बीच में रिलेशन दिखाता है आपकी डिविडेंड यील्ड रेशियो। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका फॉर्मूला हो जाएगा कि डिविडेंड आपको कितना मिला पर शेयर के हिसाब से, डिवाइड कर दोगे कि मार्केट प्राइस, जितना आप एक शेयर के ऊपर डिविडेंड ले रहे हो उसके लिए आपने कितना मार्केट प्राइस क्या किया है, पे किया है, ठीक है ना, पर शेयर का। यहाँ पे हम हर एक शेयर का निकालते हैं। मान लो हमने 100 रुपीज पे किए हैं एक शेयर खरीदने के लिए और कंपनी 5 रुपए का डिविडेंड क्या कर रही है, यहाँ पे कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या निकल जाएगा, 5% निकल के आएगी मेरी डिविडेंड यील्ड रेशियो, अगर मैं इसको परसेंटेज की फॉर्म में निकालती हूँ तो ये कंपनी 5% अपनी टोटल अर्निंग में से क्या कर रही है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। इसके लिए हुई तो आसान थी, ठीक है। तो ये थी हमारी सारी क्या, वैल्यूएशन रेशियो। इन रेशियो की हेल्प से आप किसी भी कंपनी का क्या कर सकते हो, वैल्यूएशन कर सकते हो, ठीक है ना। और ये डिसीजन बना सकते हो कि इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, इस कंपनी का शेयर अंडर वैल्यू या फिर ओवर वैल्यू है, ठीक है। तो आपको सिर्फ एक रेशियो आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगी, आपको हर एक रेशियो, जितनी आपकी वैल्यूएशन रेशियो है सबको कंपैरिजन करना पड़ेगा। और डिपेंड है कि आप कौन सी इंडस्ट्री के अंदर क्या कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो। तो इन्वेस्ट करते हुए ये जरूर देख लेना कि वो इंडस्ट्री किस टाइप की है और कौन सी रेशियो वहां पे आपके लिए हेल्पफुल होगी। ये चीज क्लियर हुई यहाँ पे आपको, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और जितनी भी हम लोगों ने रेशियो की है, अगर वो सारी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना ना भूलें। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।